आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। शहबाज हुकूमत जो कुछ दिन पहले तक बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का दावा कर रही थी, अब हुकूमत की तरफ से वजाहतें सामने आ रही हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने आज कायमा कमेटी इजलास के दौरान कहा है कि हमने कभी नहीं कहा कि बिजली 8 से 10 रुपए कम होगी। साथ ही उनका कहना था कि जब मौजू वक्त आएगा बिजली की कीमत कम कर देंगे। जबकि हुकूमती ज़राए का यह कहना है कि IPPs के साथ मुआहिदों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रिलीफ अवाम को मुंतकिल नहीं किया गया, इसके जरिए बिजली की कीमत कम की जाएगी। और इससे मुतल्लिक हुकूमत ने 2 से 2.5 रुपए फी यूनिट तक बिजली की कीमत में कमी का प्लान IMF से शेयर भी कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्बत खबर यह है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान 37 माह के बेल आउट पैकेज के पहले जायजे और 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के मालियाती कर्ज प्रोग्राम पर इत्तफाक हो गया है। IMF की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने अक्टूबर में IMF के RSF से 1 अरब डॉलर की दरख्वास्त की थी। RSF के तहत फंडिंग उन ममालिक को फराहम की जाती है जो मवाफिक के जरिए आबो हवा की तबाहकारियों के खिलाफ लचक पैदा करने के लिए आला मेयार की इस्लाहात का अहद करते हैं। IMF पाकिस्तान मिशन सरबराह नेथन पोर्टर का यह कहना है कि गुज़िश्ता 18 माह के दौरान पाकिस्तान ने चैलेंजिंग आलमी माहौल के बावजूद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली और एतमाद की बहाली में नुमाया पेशरफ दिखाया है। पाकिस्तान के बारे में उनका यह मजीद कहना था कि अगरचे मुआशी नमू मुतदिल है, अफराते ज़र 2015 के बाद से अपनी कम तरीन सतह पर आ चुकी है। माली हालात में बेहतरी आई है, खुद मुख्तारी के फैलाव में नुमाया कमी आई है और बैरूनी तवाज़ुन मजबूत है। तमाम इजनास की कीमतों में जियो पोलिटिकल इशूज़ यानी कि जोग्राफियाई सियासी मसाइल और आलमी मालियाती हालात सख्त हुए या फिर बढ़ती हुई तहफ़्फ़ुज़ पसंदी जैसे मंफी ख़तरात में इजाफा हुआ है। इस तरह के ख़तरात पाकिस्तान के मुश्किल से हासिल करदा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दैट इज अ रिस्क दैट इज स्टिल वेरी मच देयर। नाज़रीन, फंड ने पाकिस्तान पर जोर देते हुए ये भी कहा है कि इस सिलसिले में ये ज़रूरी है कि गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान हासिल की गई पेशरफ्त को जारी रखा जाए, इसे कंटिन्यू रखा जाए, पब्लिक फाइनेंस को मजीद मजबूत बनाया जाए और कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। बैरूनी बफर्स की तामीर नौ की जाए और निजी शोबे की क़ियादत में मजबूत, जामे और पायदार तरक्की की हमायत में खराबियों को ख़त्म कर दिया जाए। स्टाफ लेवल मुआहदे जो है ये इसकी खुशखबरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के खसूसी इजलास में दी है और काबीना से खिताब करते हुए वफाकी वज़रा को मुबारकबाद और चीफ अवामी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की कोशिशों का एतराफ़ करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह कहना था कि मुखालिफिन ने ढंडोरे पीटे, अब आया मिनी बजट, अब आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो रात गुजरी है हो गया है, उसके लिए मैं जनाब वज़ीर ख़जाना को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसाक डार साहब को, वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल, पावर मिनिस्टर को, सेक्रेटरी पावर्स को, चेयरमैन FBR को और तमाम मेंबरान कैबिनेट को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसमें यकीनन चीफ अवामी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की भी उसी तरह कॉन्ट्रीब्यूशन है जिस तरह आपकी है। आप सबकी बेपनाह काविशें हैं और यकीन करें कि आपकी ये दिन रात की मेहनत ना होती तो ये अचीवमेंट इतनी जल्दी हम ना कर पाते। काबीना इजलास से जारी एलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना को IMF से 1.3 अरब डॉलर के नए कर्ज मुआहिदे पर ब्रीफिंग के अलावा सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी पर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करके दोबारा सोलर पॉलिसी पेश करने की हदायत भी कर दी गई है। यानी कि सोलर पॉलिसी को रिव्यू किया जाए और पोस्ट ईद इस सोलर पॉलिसी के ऊपर मजीद और डिटेल्ड गुफ्तगू शनीद होगी। एलामिया के मुताबिक CCPA को बगास से बिजली पैदावार के नजरसानी शुदा मुआहिदों पर दस्तखत की मंजूरी दी गई। और यहाँ ये अहम बात है नाजरीन के 13 दिन कबल वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में नेट मीटरिंग रेगुलेशंस में तरमीम की मंजूरी दी गई कि जिसे वफाकी वज़रा ने भरपूर अंदाज में बैक किया, बल्कि हमारे ही प्रोग्राम में उसे डिफेंड भी किया, इसका दिफा किया। अब जो हमने रेगुलेशंस इन प्लेस की हैं फ्यूचर वालों के लिए, उन रेगुलेशंस के मुताबिक 25% का रेट ऑफ रिटर्न फॉर द फ्यूचर इज अ वेरी गुड रेट ऑफ रिटर्न कंसिडरिंग
कि आपके बैंक्स का रेट ऑफ रिटर्न रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का 12% है। 25% अगर आपको इसके अंदर रिटर्न मिलेगा। मैंने पूरा 1 साल लगाया है, स्टेक होल्डर्स के साथ बातें की हैं, कैलकुलेशंस की हैं, सब फाइनेंशियल वायबिलिटी हमने करने के बाद इस चीज़ को इनेक्ट कर रहे हैं। जो सोलराइजेशन की अभी जो हमारी नेट मीटरिंग की जो स्कीम है, although I'm a big supporter of green energy and I think we should do it. अगर मुझे 27 रुपए में मुझसे गवर्नमेंट बिजली ले रही है और जो पूरा जो ग्रिड गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है उसकी कॉस्ट मैं बिल्कुल पे नहीं करता, और लोग पे करते हैं जिनके पास सोलर नहीं है। पॉलिसी को चेंज होना है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इसको 9 रुपए पे ले आए, नेट मीटरिंग खत्म हो, टैरिफ रिव्यू करें आप इसे। नेट मीटरिंग कब तक कर लेंगे आप? ये मेरे ख्याल में अगले 1-2 माह में हो जाएगा। हाँ, दिस विल बी। यहाँ कुछ सवाल पूछने ज़रूरी भी हैं। नेट मीटरिंग पॉलिसी मंजूर करने से कबल स्टेक होल्डर से मुशावरत क्यों नहीं की गई? ये एक पैटर्न क्यों बन गया इस हुकूमत का? क्या नेट मीटरिंग पॉलिसी पर वज़ीर आज़म को मुकम्मल तौर पर एतमाद में लिया गया था? नेट मीटरिंग पॉलिसी की मंजूरी के बाद 16 पैनल लगवाने वालों को जो नुकसान हुआ है या फिर होगा, इसका अजाला कैसे होगा? नेट मीटरिंग पॉलिसी मुतारिफ करवाने के नतीजे में 16 पैनल्स की कीमतों में कमी के बाद 16 पैनल इंपोर्टर्स को जो नुकसान हुआ है उसका अजाला कौन करेगा? और सबसे अहम सवाल ये भी कि पॉलिसी रिवर्सल्स इतने आराम से, इतने अनअपॉलोजेटिकली क्यों? अगर मौजूदा नेट मीटरिंग पॉलिसी में इबाम थे तो फिर माजी में सोलराइजेशन के लिए अवाम को कायल क्यों किया गया? हमें सोलर और विंड की तरफ जाना पड़ेगा, वक्त लगेगा, मगर उस तरफ हम कदम बढ़ाएंगे तो अगले 5 साल में, 10 साल में हम वहाँ पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। पूरी स्कीम हम बनाएं कि घरों में मैंडेटरी आप लाएं, अपने सोलर पैनल लगाएं घरों में। ग्रीन एनर्जी पाकिस्तान में अगर आएगी, इस मुल्क का $20 अरब जो कि शायद 20 साल बाद 40, 50, $60 अरब बन जाए, वो आप बचा लेंगे। सोलर इज द नेम ऑफ द गेम। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पावर को कह दिया है कि मुझे आप कोई और रास्ता ना बताएं। जनाब सरदार अवैस लगारी साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, सोलर इज द नेम ऑफ द गेम, पीरियड। उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। जो शमसी तवानाई है वो बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। पिछले 2 सालों में 6000 मेगावाट सोलर प्राइवेट सेक्टर ने लगा लिया है। इससे और बड़ी कामयाबी आपको और क्या चाहिए? लेट प्राइवेट सेक्टर प्रॉस्पर एंड मूव फॉरवर्ड। इसी विजन के तहत मजीद आपको तफसीलात देंगे कायदे आज़म सोलर पार्क के हवाले से भी, लेकिन पहले खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर गौहर एजाज, साबिक निगरान वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, साबिक निगरान वफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत रह चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान नजीब भी साबिक मुशीर वज़ीर ख़जाना हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गौहर एजाज साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। पहल तो फरमाई दीजिएगा कि देयर इज गुड न्यूज़ एंड देयर इज अ मिलियन क्वेश्चंस एज वेल। उसके साथ ही अनफॉर्चुनेटली ये अब सूरत हाल ऐसी है कि IMF से $7 अरब के पहले जायजे और $1 अरब 30 करोड़ के जो नए प्रोग्राम है उस पर भी हमारा इत्तफाक तो हो गया है, विच इज़ ग्रेट। लेकिन IMF की एक बावजूद के सारे जो हमारे सवाल खड़े हो रहे थे, मगर इस सब के दरमियान जो खदशात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं कि IMF अग्री कर रहा है, नहीं कर रहा कि बिजली की कीमतों को मज़ीद काटा जाए, किस तरह इसके अंदर कटौती की जाए। लेकिन इन द प्रोसेस जो वज़ीर आज़म का ये बयान है कि हमने तमाम तरह अहदाफ पूरे कर लिए हैं, दुरुस्त है? जी, अस्सलाम वालेकुम मेहर। सबसे पहले तो जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ के साथ चलते हैं कि IMF जो है उसने अपना रिव्यू कंप्लीट कर लिया और उसने हमारा जो है वो ऑफिशियल आज रिलीज़ कर दिया अपने कमेंट्स भी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ उसकी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ उसके एग्रीमेंट हुए। और मुझे उसमें ऐसी कोई कंडीशंस जो हैं सिर्फ पॉजिटिव नज़र आई हैं, उसमें मुझे कोई चीज़ नेगेटिव नहीं नज़र आई, तो इसलिए इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। सेकंड सबसे बड़ी बात जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही सवाल है कि हमारी बिजली की कीमत 31 मार्च के बाद क्या होगी, क्योंकि जो पिछली गर्मियाँ गुजरी उसमें आपको मालूम है कि पूरी कौम में जो है एक बहुत मायूसी जो है पाई जाती थी कि जो बिजली का बिल जिसके घर आता था उसके यहाँ मातम हो जाता था। और हमने यहाँ तक देखा कि लोगों ने अपनी चूड़ियाँ, अपने जेवर तक बेचे कि अपने जो है वो बिजली का बिल अदा कर सकें। कि 60 रुपये यूनिट डोमेस्टिक का बिल आया, हमारे किसान का बिल भी 60 रुपये यूनिट आया, हमारे कमर्शियल का 80 रुपये आया और हमारी सनत का भी जो है वो 35-36 रुपये 40 रुपये यूनिट तक आया। अब हुकूमत ने जो है वो टास्क फोर्स बनाई जिसमें काम किया गया, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी मौजूद थे, उनके बयानात भी आए। हमने एग्रीमेंट्स भी देखे कि वो जो 1 ट्रिलियन रुपया जो बंद प्लाटों को अदा किया जा रहा था
उन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के प्लांट्स के साथ नेगोशिएशन तकरीबन मुकम्मल हो गई, सिर्फ विंड पावर रहता है, और हुकूमत के प्लांट्स और जो सी पैक के प्लांट्स थे उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी क्लियरली जो है आज से 2 हफ्ते पहले कहा था कि मैं 23 मार्च को 8 रुपये यूनिट जो है वो बिजली तमाम कंज्यूमर्स के लिए अनाउंस करूँगा कि वो कम हो। 23 मार्च को हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएगी, तो उसके बाद अनाउंस किया गया कि ये अगले हफ्ते जो है अनाउंस हो जाएगी। तो सारी कौम आज इस बात का इंतज़ार कर रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 8 रुपये यूनिट जो है कमिट किया है कौम के साथ कि वो तमाम कंज्यूमर्स के लिए खुशखबरी आएगी। तो सारी कौम उसकी तरफ देख रही है कि वो इस गर्मियों में जितनी मेहनत पिछली 9 महीने गवर्नमेंट ने की है, इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, तमाम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट हुए हैं, तमाम स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ इस समर के लिए तमाम लोगों के सामने हैं। हम ये देख रहे हैं कि क्या ये ख़बर 1 अप्रैल से पहले ईद के दरमियान हमारे को ये खुशखबरी, पूरी कौम को ये इस खुशखबरी का इंतज़ार है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है डॉक्टर खाकान नजीब साहब। आलमी दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हुई, लेकिन हमने देखा कि इसे पास ऑन नहीं किया गया। हार्वेस्ट करना चाहा हुकूमत ने, 10 रुपये पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से इन लोगों ने 1-1.5 रुपये का फ़ायदा जो था वो देना था भी कीमतों के ऊपर, ये बताया गया। फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी है, उधर से भी 4 रुपये कहीं ना कहीं मैनेज करने थे। ये बातें मैं सुन रही थी, आप भी यकीनन सुन रहे होंगे। ये जो 6, 7, 8 रुपये कम करने की बात वज़ीर आज़म ने की थी, 23 मार्च आई चली गई, ये कुछ किया नहीं। ये कहाँ से काटेंगे, पूरा करेंगे? मेरी अभी वजीर साहब से बात भी हुई, उन्होंने कहा कौन सी जादू की छड़ी है, किस तरह पूरा करें, किस तरह कम करें एग्जैक्टली। क्या मुश्किल काम है? कहना आसान है, या दावा पहले कर दिया और अब पूरा करना मुश्किल हो रहा है? तो मेरा आपने 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सामने रखी हैं। लेट मी कमेंट ऑन इट वन बाय वन। तो सबसे पहली बात आपने रखी कि पाकिस्तान का एक एसएलए हो गया। देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना इज द फॉलोइंग, कि जो इकोनॉमी है वो बाय द बुक बिहेव कर रही है। हम जितना लिटरेचर देखते हैं आईएमएफ प्रोग्राम्स का, तो पहले साल डेढ़ में जो आपकी अफरात-ए-ज़र, आपका जो बैरूनी खसारा और रिजर्व्स का बिल्डअप है वो हो जाता है। सो इकोनॉमी ने बिल्कुल बाय द बुक बिहेव किया है जैसे करना चाहिए। सो दैट्स द गुड पार्ट ऑफ द स्टोरी। दी हार्डर पार्ट इज कि इसका ग्रोथ पे इम्पैक्ट आया। आपने आज भी देखा जो पहले 6 माह की ग्रोथ है वो 1.5% है। सो अगर पाकिस्तान की ग्रोथ नहीं आती और ये इसी में रह जाती है 2, 2.5, 3% में, सो आप उतनी नौकरियां नहीं क्रिएट करेंगे। सो दैट्स द प्राइस वी हैव पेड। एंड द सेकंड प्राइस इज कि जो ये हार्ड अर्नड स्टेबिलिटी है, ये भी याद रखिए। ये इवन नेथन पोर्टर ने अपने जो बयान है उसमें भी कहा है कि हार्ड वन है। ये क्यों है? क्यों? इट केम विद 1500 बिलियन रुपीस ऑफ टैक्सेस. It came with the price pass-throughs in energy, both gas and the power sector. It came with an exchange rate जिसको हमें floating में रखना पड़ा। ये है ओवरऑल जायजा इस वक्त जहां पे खड़े हुए हैं। अब इसमें क्या हमारे पास फिस्कल में गुंजाइश थी? सो इंस्ट्रूमेंट्स क्या यूज हुए? इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए कि फिस्कल के खसारे को कम किया जाए, यानी कि आपके जो टैक्सेस तो बढ़े पर एक्सपेंडिचर को भी। सो फिस्कल में तो गुंजाइश बड़ी कम है। और एक वजह जो लोग जानते नहीं है वो कम ये है कि जो सर्कुलर डेट बढ़ नहीं रहा ना इस वक्त, यानी कि 400 से 600 का नुकसान तो होगा, पर वो आप फिस्कल के बुक्स पे ले गए हैं। सो आपने वहां पे केटर फॉर किया हुआ है बिकॉज आप आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं। सो वहां तो स्पेस नहीं है। अब स्पेस कहाँ है कट करने की? बड़ी क्लियर सी स्पेस है। अगर 10 रुपए आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के उठाते हैं और यूज करते हैं, दैट्स 175 बिलियन रुपीज अ ईयर। अगर मैं उसको 1,25,000 अराउंड 200 बिलियन ईयर सर। अगर ये जो 10 रुपए की है 16-17 अरब पर मंथ बन रहा है, तो तकरीबन 200 अरब पर ईयर, राइट? सो ये 1.25 रुपए से 1.5 रुपए की आपको स्पेस दे देता ऐसा ही है कि आप बिजली कम कर सकें। दूसरी स्पेस 1.25 रुपए की कहाँ है? वो जो आईपीपीज के माहिदे आपने छोड़ दिए और उधर से निकल गए कुछ टेक और पे। तो ये तो 3 रुपए की एक स्पेस जो है आपको अवेलेबल है। अब आपके पास एक और स्पेस भी है। देखिए, अगर बैरूनी मंडी में तेल की कीमत गिरी है तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में एक बेस प्राइस में भी उधर भी 3-4 रुपए बच जाते हैं डॉक्टर साहब, प्राइस बच जाती है। एग्जैक्टली। इसके 2 तरीके हैं। या तो आप एफपीए को ले लें, या जब जून में जब हम रीबेसिंग करेंगे पूरे सिस्टम की, तो उसमें प्राइस खुद ही एडजस्ट हो जाती है बिकॉज नेपरा जो है वो नई कीमत ले लेगा। अब ये 3 तरीके। एक चौथा तरीका भी है। आप जब 1250 अरब रुपए बोरो करने जाते हैं, सो हियर्स द फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, क्योंकि ये हमने ही की थी सबसे पहली मर्तबा जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, तो आपको याद होगा हमने 480 अरब रुपया क्लीन अप किया था सर्कुलर डेट का।
सो एक बोझ कम हो गया था पूरे सिस्टम पे। सो अगर आप 1200, ठीक है, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट भी तो इधर से कम करने की कहीं ना कहीं बात हुई थी, बट अगेन द बिगर क्वेश्चन जो आपके गौर साहब ने भी उठाया, 23 मार्च आया चला गया, अनाउंस नहीं किया कुछ। डॉक्टर साहब, आपके नजदीक क्या वजह है इसकी? क्या आईएमएफ ने अभी तक गो अहेड दिया नहीं है? तो एक तो ये अच्छी बात है कि जब स्टाफ लेवल हो जाए ना, मैं तो तब तक वेट किया, हमेशा कहा करता था कि बोर्ड भी करवा लें, फिर कोई ऐसी चीज करने जाएं so दैट यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज यू नो कि ये लिंच पिन है मैक्रो स्टेबिलिटी की जिसमें रहना है। बट आईएमएफ के साथ देखिए इसमें कौन सी चीजों पे एग्रीमेंट, उनको आईपीपीज वाले मसले पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, पैसे बच गए हैं आप पास ऑन कर दें। ये जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन है ना, मैं इसका इतना फैन नहीं हूं, बिकॉज इस वक्त $73 पर बैरल हो गई है कीमत, $70 थी जब हमने ₹10 उधर यूज किए थे। ठीक है, अब लेट से कि ये प्राइस बढ़ जाती है आलमी मंडी में, तो देन हाउ डू वी हैंडल? अगर रूपी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा था, रियर जो था वो 102 104 पे था, अगर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, सो दिस हैज टू बी यूज्ड केयरफुली। आई मीन यू हैव टू बिलीव कि फिर आपको अगर तेल बढ़ाना पड़ा, बट यू कैन पास ऑन द 10 रुपीज इफ यू सो डिजायर। असल कहाँ है रूम इसको कम करने का? असल रूम है 2015 के जो सीपेक के माहदे हैं, न्यूक्लियर हैं। क्यों? क्योंकि वहां 10 साल का डेट रीपेमेंट का पीरियड है और 25 साल के मुआहदे हैं उनके। आई थिंक वहां पे एक बड़ा रूम क्रिएट हो सकता है अगर करें। बट मेहर, कैन आई से दिस? आई थिंक द होल डिबेट हैज गॉन रॉन्ग। द डिबेट हैज गॉन टू बी हाउ डू वी रिड्यूस prices. Yeah, the debate should be how do we create a resilient, competitive energy ecosystem in the सर, ये country. डिबेट तो पिछले, मुझे लगता है मैं अब बचपन से कर रही हूँ, बचपन से तो करते करते बड़ी हो गई सर, मगर वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। मगर फेयर इनफ, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। डॉक्टर गौहर इजाज साहब, मुझे बताइएगा कि सूरत हाल भी अगेन इंटरेस्टिंग है। आपका 600 अरब का शॉर्टफॉल है, उसको आईएमएफ ने सरफे नज़र किया है, क्यों किया है? बड़े टारगेट्स पर तो बहुत सख्ती से अमल दरामद करवाते हैं, सो दैट ऑल्सो इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेकिन अब क्योंकि बिजली पे भी अभी बात हो रही थी, आपने बात सुनी कि कहाँ कहाँ काट सकते हैं। स्पीकिंग ऑफ सोलर, कुछ माहिरीन के मुताबिक पॉलिसी को दुरुस्त करार दिया है हुकूमत की। उनका ये कहना है कि साबका पॉलिसी के तहत जो सोलर लगवाने वाले जो कंज्यूमर्स थे, उनकी लागत के मुकाबले में तो कहीं ज़्यादा महंगी बिजली खरीदी जा रही थी, और इसकी फी यूनिट जो पैदावारी लागत थी वो 6 से 8 रुपए बनती है, जिसे हुकूमत 27 रुपए के हिसाब से खरीद रही थी। जबकि बिजली के बिलों में ये नर्क जो हैं, ये आम सारिफ के लिए ऑन एवरेज 47 रुपए फी यूनिट थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोलर पैनल रखने वाले अफराद जो हैं, उनका ये कहना है कि अब ये क्यों, कैसे मुमकिन है कि हुकूमत को हम 10 रुपए फी यूनिट बिजली देकर वही बिजली हम 47 रुपए के हिसाब से वापस खरीदें। मेहर, आपका पहले पॉइंट जो आप डिस्कशन थी, मैं उसको कंप्लीट कर लूं कि एब्सोल्युटली सर, नजीब साहब ने जो बात की उसमें दो चीज़ें और हैं। दो चीज़ें और हैं। एक एफसी सरचार्ज, जो पूरा सर्कुलर डेट है, उसका भी सूद का बिल कंज्यूमर से लिया जाता है, हर क्वार्टर में उसका एफसी सरचार्ज डालते हैं। वो पिछले साल में 24% सूद पे था, 12 रह गया। तो एफसी सरचार्ज 3 रुपये 54 पैसे आ रहा था, वो आधा रह गया। उसके अंदर भी 1.5 रुपये की गुंजाइश है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर हमारे पास एक बहुत बड़ा हमने स्ट्रक्चर टैरिफ जब किया था, उसमें हमने पीक टैरिफ लगाया हुआ है, जो हमारा पीक टाइमिंग होते हैं 7 बजे से 11 बजे के दरमियान, और वो 6 रुपये यूनिट ज़्यादा था। अगर वो पीक टैरिफ उस वक्त लगाया था जब हमारे पास बिजली नहीं थी, और हम डिस्करेज करना चाहते थे कि 7 से 11 बजे तक बिजली इस्तेमाल ना की जाए या कम की जाए, और लोग जो है उसकी जो है उसको टैरिफ के थ्रू 6 रुपये यूनिट बढ़ा के हमने पीक और ऑफ पीक इंट्रोड्यूस किया था। मैंने इसकी स्टडी मुकम्मल की है, और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने जब हमने 2 हफ्ते पहले मुलाकात हुई, तो मैंने उनको कहा कि अगर आप ये पीक टैरिफ का टाइम का जो टैरिफ है ये ख़त्म कर दें सारों के लिए, तो ये आपका रेवेन्यू न्यूट्रल हो जाएगा और 2 रुपये यूनिट आपको यहाँ से मिल सकेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। अगर आप सिर्फ जो है, आज आपके पास टोटल लोड समर में पीक 21 से 22,000 मेगावाट होगा, जबकि आपके पास 43,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, 20 रुपये की कैपेसिटी बंद करके दे रहे हैं। अगर आप सिर्फ 10% अपनी कैपेसिटी बढ़ा लें, सिर्फ 10%, और आप इस टैरिफ को 6 रुपये से जो आपका पीक है, इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दें, तो आपका रेवेन्यू न्यूट्रल हो जाएगा इस 2 रुपये से। तो वी नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ऑल्सो, ताकि हम रेवेन्यू को जो है पूरा करें, लेकिन अपनी कैपेसिटीज़ को इस्तेमाल करें और कंज्यूमर को इसका बेनिफिट दें। तो ये तमाम चीज़ें मिला के 10 रुपये यूनिट बन जाती हैं मेहर, जो कि इस वक्त मौजूद है। मैंने 2 पॉइंट्स और आपको 3.5 रुपये के दे दिए। अब आपकी बात, दूसरी बात आई इकॉनमी के ऊपर। देखिए, ये हम जो सारी बातें कर रहे हैं, जो 3 साल से हुआ, हमने
ये शुरुआत कहाँ से थी? $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया 2022 में। हमने उसको कहा 6% GDP ग्रोथ हो गई है, बट वो GDP ग्रोथ क्या थी? सारी की सारी करंट अकाउंट डेफिसिट थी। $20 बिलियन 360 बिलियन या $70 बिलियन का $20 बिलियन बनता है, सारा हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कर दिया। दुनिया ने हमें कहा ये पैसे कहाँ से लाओगे भाई? हमने जाके $9 बिलियन अपने दोस्त ममालिक से उनको करंट अकाउंट में डिपॉजिट रखा, जिसको हमने हर साल रोल ओवर करते हैं। जो हमारी $26 बिलियन की आज रीपेमेंट है, उसमें से $4 बिलियन का सूद है, 22 बिलियन की रीपेमेंट है, जिस 22 में से 9 बिलियन ये है जो हर साल रोल ओवर करना पड़ता है, ये हमारे पे प्रेशर है। बाकी कर्जा $13 बिलियन का है जो हमने पे करना है नॉर्मल टर्म्स में मल्टीलैटरल्स के साथ और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ। अब इसके लिए IMF प्रोग्राम आया। IMF प्रोग्राम ने हमें सख्ती की, उसने कहा कंजम्पशन अपनी तोड़ो, उसने कहा अपना इंपोर्ट का बिल तोड़ो। हमने करेंसी 170 की 280 कर दी और हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन का जो है हम कहते हैं सैलाब आ गया। हर आदमी इस महंगाई के नीचे दब गया। अब 1 साल से आपकी करेंसी डिवैल्यू नहीं हुई। पिछले साल भी आज के दिन 280 थी, आज भी 280 है। आपकी इन्फ्लेशन 2% पे आ गई है। इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ सस्ती हो गई है, ये इसका मतलब ये है कि महंगी होनी बंद हो गई है, क्योंकि करेंसी डिवैल्यू नहीं हुई। हर चीज़ इंपोर्ट होती है, हर चीज़ डॉलर के अंदर बेस्ड है, तो महंगाई बढ़नी बंद हो गई है, महंगाई कम नहीं हुई। अब जब महंगाई बढ़नी बंद हुई इस 1 साल में तो स्टेबिलिटी आई। अब स्टेबिलिटी के बाद हमारा इंटरेस्ट रेट 22% का हमने IMF से एग्रीमेंट किया था पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स रखने हैं, तो आज आप 12 पे खड़े हैं। मेरा आप सवाल है, इकोनॉमी नहीं चल सकती 12% के सूद पे। हम स्टेट बैंक जो है कहता है कि इस वक्त बेस जो आप लाइन गिन रहे हैं पिछले मार्च की, मई जून में जाएंगे तो हमारी कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, जो हम कंपेयर करेंगे पिछले साल के मुकाबले में 8 पे आ जाएगी। तो हमारी मुल्क की हिस्ट्री कहती है कि हमने 1% पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट रखा है। हमें इंटरेस्ट रेट को पहले तो 9 लाना होगा, क्योंकि आपने जब अपनी इकोनॉमी को 22% इंटरेस्ट रेट और 13 सेंट की बिजली पे रखा तो कोई चीज नहीं चल सकी, ना चल सकती हो गया सब कुछ, ना प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ आई, ना मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आई। हम सारे वेंटिलेटर पे 1 साल ये दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला हमें वेंटिलेटर से उतारे। अब हमारा टेक ऑफ का पॉइंट है, और टेक ऑफ पॉइंट में क्या कहता हूं, अभी भी हम उससे दूर हैं। हम 12% सूद पे टेक ऑफ नहीं कर सकते, हमें 9% पे लाना होगा। हम उस अगर 8 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 5 से 7 IMF ने कहा है कि हमें रखना चाहिए, तो 5 से 7 रखने के लिए अगर हम 9% सूद रखेंगे तो आप अपनी कॉस्ट घटाएंगे। तो जो अगर 600 बिलियन की आपने बात की, 600 बिलियन रुपए हमने उन्होंने रेवेन्यू टारगेट हमारा कम किया। मैं ये सिर्फ 3% की बात करूं तो ये 3% जो है वो 50 ट्रिलियन पे कर्जे पे 1.5 ट्रिलियन बन जाता है। तो आपको और मुल्क में लोगों पे टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपना खर्चा कम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा खर्चा हमारा सूद का बिल है। हमने अपने अगर बजट देखे तो 9.7 ट्रिलियन सूद का बिल रखा था अपने खर्चे में से। फेडरल गवर्नमेंट का 18 ट्रिलियन का तकरीबन खर्चे का बिल था, जिसमें से 9.7 मोर देन 50% हमारा सूद का बिल था। तो सूद का बिल हमें अगर ये आप जाते हैं तो आज अगर आप देखें तो बैंकों ने 32 या 33 ट्रिलियन रुपए डिपॉजिट है, उसके अंदर से 31 ट्रिलियन हुकूमत को दिया हुआ। तो प्राइवेट सेक्टर के पास जो है जितना डिपॉजिट अवाम का है वो सारा वहां पड़ा हुआ। अब मैं ये बोलता हूं कि इकोनॉमी अगर अब हमें चलानी है, कर्जा कैसे उतरेगा? कर्जा तो उतरेगा कारोबार करके। नया कर्जा लेके इकोनॉमी नहीं चल सकती, नया कर्जा लेके 25 करोड़ अवाम को जॉब्स नहीं मिल सकते। काम तो हमें करना होगा, अवाम को काम तो करना होगा, बिजनेस कम्युनिटी को। और बिजनेस कम्युनिटी तब काम कर सकती है जब आप हमें कंपेटिटिव करेंगे। कम से कम रीजन के बराबर हमें कोई स्पेस तो दें। तो मैं एक फॉर्मूला कहता हूं 9 का, 9 सेंट्स की बिजली। मैं कहता हूं 9 सेंट्स की बिजली, 9 सेंट्स का इंटरेस्ट। ये 9 के ऊपर आप कम से कम हमें एक जो है ब्रीदिंग स्पेस देते हैं हमारी इंडस्ट्री को, कि हम जाएं दुनिया से एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स पकड़ सके। इस वक्त बांग्लादेश की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चाइना की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। हमें इस अपॉर्चुनिटी को मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू लेना है। हम दोबारा से कहीं से कर्जा लेके 3 बिलियन 5 बिलियन डॉलर लेके नहीं चल सकते। हमने 22 बिलियन डॉलर साल का उतारना है। ये 22 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट के थ्रू उतरना है। आज 30 बिलियन की एक्सपोर्ट है, ऐसा ही है सर। और डॉलर की एक्सपोर्ट है हमारे पास। उसने 52 पे जाना ही जाना है मेहर, उसके बगैर गुजारा नहीं है। कब तक हम ये सांस लेंगे कि एक कर्जा लेके दूसरे को दे दो, दूसरे का लेके तीसरे को दे दो, हर साल जाके 9 बिलियन डॉलर रोल ओवर करा दो, 13 बिलियन डॉलर को कहो कि हमारे को रीशेड्यूल कर दें। रीशेड्यूलिंग नहीं मांग सकते तो बोलते हैं जनाब पैसे ले लें, वापस ले लें। बहुत अच्छा काम किया 3 साल, हम तकलीफ में चले गए थे पाकिस्तान, बट हम टेक ऑफ पे हैं। टेक ऑफ कब करेंगे? जब अपनी मैन्युफैक्चरिंग को आप वायबल बनाएंगे। वो है 9 सेंट। मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरे रीजन में 6% का सूद है।
हमारे यहाँ 12 रखा हुआ है। पूरे रीजन में 7 से 8 सेंट की बिजली है, हमारे यहाँ 13 है। हर दोनों चीजें अभी दुगनी है। हमें जो है, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को। नहीं सर, आप सही फरमा रहे हैं। देखिए मसला ये, अगेन इफ यू लुक एट द रेट्स, ये थाईलैंड हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, आपकी वियतनाम है, ये कंबोडिया है, बांग्लादेश है, हिंदुस्तान, केन्या, इथोपिया, साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है, आई मीन द लिस्ट गोज ऑन। हमारी बिजली तो इन सब के मुकाबले में ज्यादा महंगी है ना, एंड वे हाईली इनकम्पिटिटिव। मगर इस सब के बावजूद हम देखते हैं वजीर तवानाई उवैस लगारी का ये कहना है कि हम जबान के पक्के हैं, बिजली की कीमत में कमी करके दिखाएंगे, और फिर ये खुशखबरी वजीर आजम खुद अवाम को सुनाएंगे, ये भी उन्होंने कहा था। हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि अभी तक उन्हें IPPs के साथ मुआहदे हो चुके हैं, मगर इसका रिलीफ अवाम तक जो है वो मुंतकिल नहीं हो रहा। अलबत्ता फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में माहाना बुनियादों पर बिजली की कीमतों में कुछ कमी जरूर आई है। तो ये 10 रुपए का जो ये खाकान नजीब साहब बात कर रहे हैं, डॉक्टर गोहर साहब, कि 10 रुपए बड़ी इजीली इनने गनवा दिए हैं। कुछ आपने बातें बताई, उसके ऊपर थोड़ा सा इन्होंने आगे बात की। इफ दिस इज सो डूएबल एंड रीच के अंदर, और फिर 12% सूद की एक और इन्हें पूरी बात की कि 9 पे आना पड़ेगा, मसला क्या है? अगेन हमें गो अहेड नहीं मिल रहा IMF से, या एक प्लान मुरत्तब हमने नहीं किया हुआ, जामे प्लान, मसला क्या है? देखिए ना, यू हैव टू पुट अ पीस ऑफ पेपर टुगेदर, देन यू हैव टू डू योर नंबर्स, और फिर आपको फंड को भी कन्विंस करना है, और आपने इंटरनली भी कन्विंस करना है कि ये जो चीजें अभी आपने गिनवाई हैं, इनमें से एक्चुअल, ये तो हमने एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन आपके साथ की है कि इनमें से एक्चुअल मतलब आप डिमांड कितनी बढ़ा लेंगे अगर आप ऑफ पीक का जो टैरिफ है वो हटाते हैं। यानी कि अगर आप मार्जिनल प्राइसिंग पे जाते हैं तो डिमांड कितनी बढ़ती है। टैरिफ का पाकिस्तान का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होने वाला है, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। मतलब हम बिजली ज्यादा बेचना चाहते हैं, डिमांड बढ़ाना चाहते हैं, न्यूमरेटर अगर बढ़ जाएगा तो पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाएगी। सो यू नो, अब IMF के साथ ये सारी जो कन्विंसिंग है, इसमें एक और प्लान भी चल रहा होता है, उसको हम कहते हैं सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान। क्योंकि ये मैंने लिखा था तो आई एम वेरी वेल अवेयर। अब IMF उसके तहत जो है वो सारा जो पावर सेक्टर है, जो गैस सेक्टर है, उसको चला रहा है। हाँ। ये भी याद रखिए कि गैस सेक्टर में भी एक सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है, क्योंकि हम रिंग फेंस नहीं कर पाए जो RLNG हमने डोमेस्टिक को बेची। सो वहां पे भी एक इशू है। तो ये एक मल्टी फैसेटेड से इश्यूज हैं जिनको हमने हल करना है। बट मैं आई थिंक जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, मैं फिर उस पर एम्फेसाइज करता हूँ। देखिए, आपको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है। अगर अब भी हम प्राइसिंग चेंजेस पर रहेंगे तो ये बात बनेगी नहीं। हाँ। अगर आप जब तक पाकिस्तान को गुड फॉर ग्रोथ बियॉन्ड मॉनेटरी ईजिंग एंड बियॉन्ड जस्ट रिडक्शन इन प्राइसेस पे, जिसका मतलब ये है कि आपकी एक पैदावारी सलाहियत है ना, आपकी एग्री की, आपकी फर्म्स की और आपकी लेबर की, दुनिया में ये भी तो सबसे कम है। पहले इसको भी तो समझे। फिर आप ये भी तो समझें कि अगर जरा सी भी इकोनॉमी को खोलते हैं, 95% हाई कंजम्पशन रेट है पाकिस्तान का, जो US का नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने उसको कैसे ठीक करना है कि उसको सेविंग्स में ले जाएं और इन्वेस्टमेंट बढ़े। फिर देखिए ना, मतलब मैंने हमेशा बड़े अदब से बात की है कि ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी है ना, इसको मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा अरसा और इंतजार करना पड़ेगा, जब तक आप ये सारे काम कर सकें जो आपके सामने रखें। अब क्या ये काम आप प्राइवेटाइजेशन पे, ये बेचने गए, नहीं बिकी, सो दैट हर्ट्स, राइट? सो लेट्स होप कि हम ये काम, फिर डीरेगुलेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, देखिए ना, फंडामेंटल काम किया है। आपको फंडामेंटल स्पेस चाहिए किस चीज के लिए? आपको किसने रोका है कि आप आज जाकर कहें कि हम राइट साइज करना चाहते हैं एक्सपेंडिचर्स को, ताकि हम डिवॉल्व कर दें 17 सब्जेक्ट? आपको किसने रोका है कि आप ये कहें कि आप डीरेगुलेट इस तरह करना चाहते हैं कि जो नहीं है वो 3 महीने में हम रूल आउट कर दें इन चीजों को, ताकि एक आसानी पैदा हो, ताकि ठीक है, कारोबार। राइट साइजिंग से भी किसने रोका है हुकूमत को? ये सारे इश्यूज हैं। मगर सर, आप कह रहे हैं कि मैक्रो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए थोड़ा अरसा इंतजार करना है, जबकि डॉक्टर गोहर कह रहे हैं कि दिस इज योर टेक ऑफ पॉइंट राइट नाउ। आपको टेक ऑफ करना है, यानी कि आपको इंटरेस्ट रेट्स कम करने हैं, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट फिल फॉर आपको मुहैया करना है। तो आर यू सेइंग कि वेट अ मिनट, इतनी अर्जेंसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी देर इस मैक्रो स्टेबिलिटी को जरा कैप्चर करें, मुस्तहकम करें, और जो बैक वक्त साइमल्टेनियसली इस्लाहात और काम करने वाले हैं वो करें? You mean You have don't to become good. You have to become good for growth. good ये for तो कोई growth? दोबारा नहीं है कि ग्रोथ और के उसमें बगैर कितना वक्त दरकार होता है? जितनी जल्दी आप ये इस्लाहात जो हमने अभी इस वक्त डिस्कस किए हैं वो कर पाएंगे। इन दी एंड तो जॉब क्रिएशन इसी चीज से आएगी, इसमें तो कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। देखिए ना, अब कॉस्ट ऑफ सर्विस है, आपने इस कॉस्ट ऑफ सर्विस में एक बड़ी सब्सिडी रखी हुई है। क्या आप इससे निकलेंगे और डायरेक्ट सब्सिडी पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? दीज आर द टफ क्वेश्चंस। मैं फिर कहता हूं, हार्ड कॉल्स आर नॉट प्राइसिंग डिसीजंस। हम पाकिस्तान में शायद ये समझ बैठे हैं कि जो प्राइसिंग चेंजेस हैं वो हार्ड कॉल्स हैं। दीज आर नॉट द हार्ड कॉल्स। द हार्ड कॉल्स इज कि क्यों आप सोलर का, जबकि आप सही करने जा रहे थे, 27 रुपए को कम कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ
कैपिटल इतनी कम हो गई थी इन्वेस्टमेंट में, पर आप उसको भी पास थ्रू नहीं करा सके। सर आप दोनों बड़ी पावरफुल पोजीशंस में रहे हैं, इसलिए एक्सप्लेन टू मी, आई वांट टू अंडरस्टैंड। अब डॉक्टर गोहर, वो कह रहे हैं कि वी हैव टू बी गुड फॉर ग्रोथ, यानी कि थोड़ा सा और वक्त दरकार है, टेक इट स्लो, डोंट जंप द गन। अब ग्रोथ के लिए आपको इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी एंड करनी होंगी, फिर करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाएगा उससे, ये सब चीज़ें भी साथ साथ बैक वक्त चलनी है जिनको एड्रेस करना होगा। बट यू सीम टू फील दैट इट इज नाउ एंड वी कांट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, और ये अभी करने हैं जो काम आप कह रहे हैं। मुझे टाइमिंग के हवाले से जरा सा रोशनी डाले, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 2013 में $25 बिलियन थी और 2023 में 27.5 थी, 2023 की जून में। 10 साल में सिर्फ $2.5 बिलियन बढ़ी। क्या जब मैंने 17 अगस्त 2023 में टेक ओवर किया तो जो मुझे बैलेंस शीट दिखाई गई 27.5, जब मैंने 10 साल पुराना रिकॉर्ड देखा तो 25 थी, तो 10 साल में $2.5 बिलियन बढ़ी थी। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई स्पेस नहीं था महर ग्रोथ का, क्योंकि हमारी, जैसे मैंने कहा, 22% का सूद था और हमारी 13 सेंट की बिजली थी, तो मैन्युफैक्चरिंग में तो हम बढ़ा नहीं सकते थे। हमने जाके एग्रीकल्चर को मार्केट किया। हमारी मार्केट्स चाइना के लिए खुली, हमारी मार्केट GCC के लिए खुली, अफ्रीका के लिए खुली, और हमारी एग्रीकल्चर ने एक साल में $3 बिलियन की ग्रोथ दे दी। जितनी 10 साल में नहीं दी उतनी एक साल में $3 बिलियन की ग्रोथ आ गई। तो पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। जैसे नजीब साहब कह रहे हैं कि हमें और मैक्रो लेवल जो है वो स्टेबिलिटी चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आपके पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ की जो है वो, क्योंकि आपका बेस लेवल इतना लो है कि उस बेस लेवल से चीज़ों को उठाना जो है वो मुश्किल नहीं है। इस साल क्या हुआ, इस साल हमने जो है वो पॉलिसी को, फिर हमारी एग्रीकल्चर ने ग्रोथ नहीं की, हमने उसकी मैनेजमेंट में हमारे साथ वेदर का भी, क्लाइमेट के लिए भी इश्यूज आ गए, लेकिन हमने ख्याल भी नहीं रखा। अब इस साल हम दोबारा से, नया साल शुरू हो रहा है, मैं ये समझता हूँ हम अगर अपनी जो है वो एग्रीकल्चर को जो है वो सही पॉलिसीज़ दें, हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को कंपेटिटिव करें। अब ये अगर 10 रुपये बच गए हैं तो ये 10 रुपये ना देना सनत को, तो कौन सी उससे मैक्रो स्टेबिलिटी आ जाएगी कि पैसे हम अपने बजट में रख छोड़ें। एब्सोल्युटली सर, गिव मी अ चांस डॉक्टर साहब, गिव मी अ चांस। मैक्रो स्टेबिलिटी आ जाएगी। मैं इसे हुकूमत से पूछती हूँ सर, क्योंकि हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर के मुशीर मौजूद हैं, खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि ये सूरत हाल ऑफ कोर्स बेहतरी की तरफ भी गामजन है, मगर हम लोग बड़े एक चीज़ के ऊपर सारे सवाल करना कि समझ नहीं आ रही कि वज़ीर आज़म ने तो 23 मार्च को बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करना था, मगर आज वज़ीर तवानाई कह रहे हैं कौन सी जादू की छड़ी है, कैसे करना था, हमने तो कभी नहीं कहा था। दूसरा, हम आपकी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं देखते सर। गंदम खुद महंगी करी, आटा महंगा हो गया तो खुद शोर मचा दिया, फिर फर्नेस ऑयल और इंपोर्टेड कोल के प्लांट्स भी खुद लगाए और खुद माफिया ढूंढो कहते कहते सब निकल भी आए शहबाज शरीफ साहब बाहर। हत्ता के हपको का भी 1320 मेगावाट का प्लांट भी आप लोगों ने लगाया, तब भी कहा जा रहा था इट्स नॉट वायबल, ना करें, एक्सटर्नल वायबिलिटी नहीं करते लोग हमारी हुकूमतों में बैठ के। ये बात आप भी कर चुके हैं वंस यू वर नॉट एडवाइजर। तो महंगे तरीन वक्त में कायदे आजम का सोलर प्लांट भी हम लोगों ने लगा दिया। गो के अब हम देख रहे हैं कि दिसंबर 2024 तक शहबाज शरीफ साहब बहैसियत वजीर आजम कह रहे थे सोलर इज द नेम ऑफ द गेम, सेल्स टैक्स भी खत्म कर दिए, इनिशिएटिव्स दिए। क्या PM शहबाज ने आपकी नजर में अब ये इतना बड़ा जो यू टर्न लिया है, क्या ये वक्त की जरूरत थी? एक देयर वाज नो अदर ऑप्शन? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया महर मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। अच्छा, आई गेस आप जो बात कर रही हैं वो सोलर के ऊपर जो नेट मीटरिंग को खत्म किया है या फिर वैसे मेरी माजरत, मैंने बहुत सारी बातें कर दी। आप पहले ये बताइए कि बिजली कम करनी है, पहले ये बता दें। जी देखें, एक तो प्राइम मिनिस्टर ने आपके सामने अनाउंस किया हुआ है कि वो बहुत जल्द इस पे अनाउंस करेंगे कि जी बिजली की कीमत जो है कम की जाएगी। आज काबीना का फैसला अगर आप देखें तो ये हो चुका है कि जो बिजली की कीमत है वो कम की जाएगी। और किस तरह से की जाएगी, एक रिसेंट डिसीजन हुआ है, आपने देखा होगा, पेट्रोल की प्राइस को जो है वो बरकरार रखा गया या थोड़ा सा उसको चेंज किया गया है, और उसके अंदर जो हुआ है उसे पास ऑन करने के बजाय पेट्रोलियम लेवी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसको इन टर्न आप जो कंज्यूमर इसमें उनको सर आपकी आवाज कट रही है। आपकी जरा लाइन फिर से मुझे लगता है रिकनेक्ट करते हैं। आवाज आपकी जरा कट रही है, इसको जरा एक दफा फिर रिकनेक्ट कीजिए। वो कह रहे हैं एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर के बिल्कुल कीमतें बिजली की कम करने हम जा रहे हैं। अब जरा उनसे ये भी लेते हैं कब तक करने जा रहे हैं, व्हाट आर द टाइम फ्रेम्स यू आर लुकिंग एट।
डॉक्टर खाकान साहब, हुकूमत इस पॉलिसी तब्दील को जो है वो नॉन सोलर सारिफीन के ऊपर जस्टिफाई कर रही थी कि 90 पैसे फी यूनिट जो है इजाफी बोझ और प्रेशर डाला जा रहा था, लेकिन अगेन वी सी कि आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स हों उनमें 18 रुपए फी यूनिट का मसला अपनी जगह मौजूद है। तकरीबन 600 बिलियन रुपए चोरी और कम वसूली की वजह से सालाना हमारे वो भी हैमरेजिंग हुई जा रही है, उसको भी सही तरह एड्रेस नहीं किया जा रहा। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। मैंने तो पहले ही आपको ये कहा कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन हाउ डू वी रिड्यूस प्राइसेस, द क्वेश्चन शुड बी कि ये जो आपने सारी चीजें सामने रखी हैं, हम डिफरेंशिएटेड टैरिफ है। मैं एक मिसाल दूं, लोग कहते हैं चाइना में एसओईज चलती हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं चलती। मैं आपको एक बड़ी आसान सी मिसाल देता हूं। आप ऐसे कीजिए कि आप हर डिस्को को उनकी लाइन लॉसेस और उनकी कलेक्शन पर जो नेपरा टैरिफ देता है ना, वो पास ऑन करने दें। अगर डिस्को ए के ज्यादा है और डिस्को बी के कम है तो खुद ही उनका जो प्राइस डिफरेंशियल है वो बढ़ जाएगा। तो लोग जाके डिस्को ए की मैनेजमेंट को खुद कहेंगे कि ये कंपेटिटिव बिहेवियर में आप कैसे इल परफॉर्म कर सकते हैं। देखें, मैं बार बार कहता हूं कि टू गेट टू गुड फॉर ग्रोथ पाकिस्तान हैज टू टेक फंडामेंटल कॉल्स। ये हैं वो फंडामेंटल कॉल। ठीक है, और खुरम साहब हमारे साथ फिर मौजूद हैं, इन्हीं फंडामेंटल कॉल्स का भी सवाल करते हैं। खुरम साहब, डॉक्टर गोहर एजाज साहब कह रहे थे 10 रुपए आप लोग अभी खत्म कर सकते हैं। अभी हमें नहीं पता 31 मार्च के बाद क्या सारिफीन का रेट होगा, कितनी कीमत पे बिजली देनी है। आप थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें, और जो आप कह रहे हैं कि करेंगे कीमतें कम, कोई टाइम फ्रेम भी दे दीजिए, कब तक करेंगे? जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का अगर आप आज कैबिनेट का फैसला देखें तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने और कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि जो पेट्रोल की कीमत है उसको नहीं कम किया गया, उसकी जगह जो रूम बना है बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन ऑयल प्राइसेस, उसका जो रूम बना 10 रुपये के करीब आई थिंक पीडीएल को जो है बढ़ाया गया है। उसको पीडीएल को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस को कम करने में जो है वो मदद देगा। यानी कि पुरानी खबर होगी ना, मैंने तो वजीर तवानाई का इंटरव्यू भी कर लिया था इस खबर के ऊपर। हम 10 रुपए तक पहुंच चुके हैं शो में, अब 10 रुपए वाली बात करें, 1.5 रुपया ना अभी गिनवाएं। नहीं, आप मुझे बात तो करने देना। मैं ये कह रहा हूँ कि काबीना का फैसला ये है कि जो प्राइसेस वहां से नहीं कम की गई पेट्रोल पे, उसको वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में कन्वर्ट करके कमी की जाएगी। ये काबीना का फैसला है। अब कब की जाएगी, विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, ये तो देखें आप डिसाइड करना है। ये तो अभी आएगा आपके सामने, इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लें मेरे ख्याल में। दूसरी बात ये है जो आप कह रही हैं कि जी आगे जाते हुए जो है प्राइसेस जो है 10 रुपए कम करनी है। देखें, जो प्लान है ना वो ये है कि 27 रुपए तक इंडस्ट्री को जो है बिजली दी जाए, 27 रुपए तक। ये भी अनाउंस्ड आपने देखा होगा प्राइसेस हैं कि 27 तक लाया जाए। 42 रुपए का अगर एक यूनिट आ रहा है या इससे ज्यादा का आ रहा है तो उसको पहले 36-38 के करीब लाया जाए और ग्रेजुअली इसको 27 तक लाया जाए टू मेक इट कम्पिटिटिव, ताकि इंडस्ट्री को जो है वो एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गया, जो कि इंटरेस्ट रेट से वो आधे हो गए। अब जो है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में कमी की जाए और प्रोवाइडेड के ऑयल प्राइसेस जो है वो यही रहें, और एक्सपेक्टेड ये है कि ऑयल प्राइसेस नीचे जाएंगी इन द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। उसकी वजह से मजीद रूम बनेगा, जो कि मुझे लगता है कि एनर्जी जो मिनिस्ट्री है वो काफी काम कर रही है इस चीज पे कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए लोअर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में। थर्ड ये है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है महर जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, इसका एक अच्छा कॉम्पोनेंट होता है आपकी टैरिफ के अंदर। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स आधे हो गए, इसका भी एक छोटा सा इम्पैक्ट आप देखेंगी। थर्ड ये है कि जो सर्कुलर डेट है, आपने सुना होगा 1.3 ट्रिलियन रुपीस का सर्कुलर डेट जो है वो नॉक ऑफ किया जा रहा है बैंकिंग के साथ एक अरेंजमेंट करके, जिसका एक छोटा सा इम्पैक्ट आपको मजीद प्राइसेस में डिक्लाइन होता है। सर, ये सूद के ऊपर अभी डॉक्टर गोहर का कहना था 12% सूद पे आपकी इकोनॉमी नहीं चल सकती। ये तो ग्रोथ के लिए आप लॉन्च और टेक ऑफ ही नहीं करेंगे, इसको एटलीस्ट 9% के ऊपर तो लेकर आइए। उसके बाद जो आप कह रहे हैं चंद महीने और वेट कर लें, ये करने वाले काम फिल फॉर कंपेटिटिव करने के लिए बिजली को भी काम 7, 8, 10 रुपए फी जितना भी मैनेज कर सकते हैं अभी, इसको कम कीजिए। डू यू अग्री विद हिम? और ये अगेन इंटरेस्ट रेट्स की रिविजन भी 9% तक कब तक यकीनी होते देख रहे हैं? देखिए, ये आपको पता है महर, ये स्टेट बैंक की कॉल है और उनके एक जी मैं कह रहा हूँ कि ये स्टेट बैंक की कॉल है। रेट्स को कैसे देखते हैं, आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन जिस तरह से नीचे आई है, जो इस इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अकॉर्डिंगली नीचे आए। और अभी अगर आप एक डिफरेंशियल देखें कि तकरीबन कोई 7%, 6.5%, 6.25% के करीब इन्फ्लेशन एवरेज हो रही है आपकी पूरे जो है 8 महीनों में। और इसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि जी जो शरह सूद है वो तकरीबन 12% पे है। तो 12 और 7 का अगर डिफरेंशियल आप ले लें तो ये अच्छा खासा बनता है। इसके साथ साथ रियल इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो पॉजिटिव रखने की बात की गई है, क्योंकि अगर रियल इंटरेस्ट रेट्स पॉजिटिव होंगे तो उसकी वजह से इंसेंटिव टू सेव ज्यादा रहेगा और डॉलराइजेशन नहीं होगी,
जिसकी वजह से आपकी इम्पोर्ट ग्रोथ होती है और फिर आप दोबारा करंट अकाउंट क्राइसिस में चले जाते हैं और फिर आप फंड के पास भागते हैं और फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और फिर रुपया जो डिवैल्यू हो जाता है। तो इस चीज को समझें आप, इसको हमने रिपीट नहीं करना। अब ये फंडामेंटल कॉल है, इसके साथ साथ एसओईज पे काम हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन के आप देखेंगे बहुत जी जल्दी डॉक्टर गोहर, डेवलपमेंट हो रही दे है। सीम टू बी वांटिंग टू अवॉइड द बूम एंड बस्ट साइकिल एंड आल्सो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के साथ वो कह रहे हैं हम आगे चल रहे हैं, आप मुतमईन हैं? मेहर देखिए, बहुत अच्छी बात खुरम ने की। मैंने जो बातें की हैं वही बात वो रिपीट करें। इसमें सिर्फ एक फ़र्क है कि मैंने कहा कि IMF ने 5 से 7% की इन्फ्लेशन की फोरकास्ट दी है और हुकूमत को टारगेट दिया है कि आप इसको मेंटेन करें अगले साल, जो आज एग्रीमेंट की डिटेल्स आई हैं। तो आज जो आपका इन्फ्लेशन है वो भी इस साल का एवरेज 6.5-7% ही बन रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो हमेशा पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट हमने 1 रखा है। आज हमारा पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट हमने 5-5.5% रखा हुआ है। और अगर मैं उसको मंथली के साथ कंपेयर करूं इस 12 को, तो इस महीने का जो मार्च एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 1% हम इन्फ्लेशन कर रहे हैं, तो उसमें 11% पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि बजाय इसके कि आप टैक्स लगा के ये पैसे पूरे करें, रेवेन्यू पूरा करें, आप खर्चा कम करके जो है पूरा कर सकते हैं। और खर्चे का सबसे बड़ा जो है बिल वो सूद का बिल है। तो आप इसको कंसिडर करें कि एक तरफ तो मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी के लिए कॉस्ट कम होती है, क्योंकि आप 9% पे जब आएंगे तो आपको भी 3% का 50 ट्रिलियन के ऊपर जो है एडवांटेज है। 1.5 ट्रिलियन रुपये बनता है ये साल का। तो मेरा इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू क्या आ रहा है कि आपको जो है बिल्कुल बूम एंड बस्ट साइकिल से जो है वो को अवॉइड करना है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट रखेंगे जो कि आपका रिक्वायरमेंट है या हिस्ट्री हमारी 1% है, तो आप 5% रख के करेंगे तो फिर इकॉनमी नहीं चलेगी। मेरा ये पॉइंट है। और अगर जो इसमें एक और करेक्शन कर दूं कि आज के दिन इंडस्ट्री का जो बिजली का रेट है वो 35 रुपये 11 पैसे है। इसमें अगर सेल्स टैक्स शामिल करने 7 रुपये तो ये 42 रुपये बनता है। तो 35 रुपये 11 पैसे से जो बात हो रही है कि ये 27 रुपये जो है 8 रुपये कम करेंगे। मेरा ये पॉइंट है, 8 रुपये कम करें तो हम 9.5 सेंट बनते हैं। और यही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि 9 सेंट की बिजली और 9% का सूद, ये फॉर्मूला है। ये भी और ये भी फॉर्मूला मैं कह रहा हूं कि ये कोई रीजन से कम नहीं, रीजन से ज्यादा है। रीजन का फॉर्मूला इस वक्त 6.6 या 7.7 है। मैं कह रहा हूं 9.9 का भी फॉर्मूला करेंगे इंटरेस्ट रेट और जो है इंडस्ट्री, तो फिर इंडस्ट्री चलनी शुरू होगी। क्योंकि आपका सोल्यूशन, मुझे वक्त कम है तो इसके हमारी ऊपर मुझे रद्द-ए-अमल लेनी दीजिए। वेंटिलेटर पे रखना नहीं है, वेंटिलेटर पे रखना नहीं, हमें वेंटिलेटर से उतार के इसको जो है दोबारा से जो मैं कहता हूं कि मरीज जो है वो बीमार नहीं है, अस्पताल बीमार है। मैं आज फिर ये कह रहा हूं कि हमारा मुल्क के लोग, हमारा सनतकार बीमार नहीं है, बीमार जो है अस्पताल है। पॉलिसी मेकिंग हमें जो है बूम एंड बस्ट से भी बचे, लेकिन इसका एक बैलेंस क्रिएट करें कि ये 13 सेंट की बिजली का आज सनत का रेट है 35 रुपए से और 12% का सूद, इस पर नहीं चल सकते। हमें इसको वेंटिलेटर से निकाल के चलना तो दें इसको कम से कम। जी खुरम, भाग लेंगे हम बाद में, हम तो नहीं 6 की बात कर रहे। ठीक बात है। 99 सर मैजिक नंबर। जी हाँ जी, मैं ये इस पे ये रिस्पॉन्ड करूंगा। गौर साहब ने बिल्कुल सही कहा। जितने गौहर साहब और जितने हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसेस हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जिस तरह वो शरह सूद की तरफ देखते हैं नीचे आते हुए, हम भी उतने ही फाइनेंस की तरफ से हम भी उतने ही तवक्को करते हैं। हम तो स्टेट बैंक की तरफ देखते हैं अब कि जी स्टेट बैंक उसमें कुछ कर सकता है तो वो करे। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हम और इंडस्ट्री एक तरफ हैं, क्योंकि ये स्टेट बैंक की कॉल है। अगर वो कोड सर, मेरे पास वक्त की किल्लत है, इसलिए मैं आपसे एक और स्पेसिफिक सवाल पूछ लेती हूँ खुरम साहब। देखिए, हम लोगों ने अगेन ये सोलर के ऊपर जरा सी मुझे बता दीजिएगा क्लैरिटी, क्योंकि अब एक बार फिर 80-9 इसको रिवाइज किया जाएगा, ये रिविजिट किया जाएगा पॉलिसी को ईद के बाद। तो ये पहले क्यों नहीं कर लिया हुकूमत ने बैठ के? ये हर इशू के ऊपर यही काम क्यों होता है, चाहे पीका का लॉ या कुछ भी हो, कि पहले पास कर लें, पहले काम कर लें और उसके बाद जाके गौर फिक्र कर लेंगे। इधर बड़े मसले हैं सर, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि जब मंतक नहीं थी तब भी लगाए गए कायदे आजम जैसे सोलर पावर प्लांट्स, मोर सो देन LNG, कोल एंड फर्नेस ऑयल से तब ज्यादा महंगा वो पड़ रहा था। और अब ये जो अब आप कर रहे हैं तो विद टाइम लोग बैटरीज की तरफ चले जाएंगे, वो सस्ती हैं, छोटी हैं, असेसिबल हैं, ग्रिड यूजर्स कम होते चले जाएंगे। सर्कुलर डेटा IPPs का क्या करेंगे देन? देखिए, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। और ये आप देखें कि गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज कर रही है सोलर जो है सोलराइजेशन को, वो डिस्करेज नहीं कर रही। आप प्लीज इस चीज को जरा सा फर्क रखिएगा, क्योंकि देखें हुआ क्या है, कैपेसिटी की जो पेमेंट होती है, यानी कि एक घर को अगर 2 मिलियन की जरूरत है, 2 मिलियन के सोलर की जरूरत है और उसने 4 मिलियन का लगाया है,
कैपेसिटी पेमेंट को कम किया जा रहा है या कैपेसिटी पेमेंट को जो है वो ना देने की बात हो रही है, उसकी वजह से प्राइस में एडजस्टमेंट है। और देखें पिछले 24 सालों 25 सालों का ट्रेंड देखें तो ये डिफरेंट होता रहा है। और महर, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाके जरा इसमें रिसर्च करेंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि पॉलिसी हमेशा चेंज होती है, हमेशा फेवरेबल पॉलिसी नहीं रहती। तो मैं तो ये नहीं कह रही पॉलिसी चेंज करना आपका राइट भी है गवर्नमेंट्स का, मगर इतना नीजक रिएक्शन के फकत हफ्तों और महीनों के अंदर आप लोग बिल्कुल 180 डिग्री का टर्न ले लें तो देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक प्रपोजल है एनर्जी मिनिस्ट्री की तरफ से, कैबिनेट में गया है, कैबिनेट ने उसको रिव्यू करने की बात की, तो प्लीज लेट्स वेट फॉर इट और देखें इसमें फाइनल क्या होता है, तो फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे कि किस तरह से हम। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, बॉटम लाइन ये है कि सोलराइजेशन को इनकरेज किया जा रहा है, उसमें कोई टैक्स। ठीक है, मैं आखिरी इसके ऊपर आपका रद्द अमल दोनों डॉक्टर गौहर और डॉक्टर नजीब का ले लेती हूँ मुख्तसरन। सर, ये इंकरेजमेंट कैसी लग रही है? डॉक्टर गौहर साहब आप क्विकली एंड देन डॉक्टर नजीब। देखिए मेरा सोलर के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है कि गवर्नमेंट को एक मैक्रो पॉलिसी बनानी चाहिए। इस वक्त उसका 23,000 मेगावाट आज सरप्लस है, उसका 1 ट्रिलियन पिछले साल कैपेसिटी पेमेंट थी, इस साल कह रहे हैं बढ़ के 2.7 हो जाएगी। तो आपने ये देखना है कि अपना माल कैसे बेचना है, आपने इसको सोचना आज शुरू करें, क्योंकि हमने पिछले पूरे साल में इस पर ना सोचा है ना काम किया। यही लग रहा है। नंबर 2, आप सोलर की कैपेसिटी हमने 6,000 मेगावाट की लगवा दी है, तो जब 23,000 मेगावाट ऑलरेडी सरप्लस है तो आप 6,000 मेगावाट लगवा रहे हैं, तो अगर मैं 10 किलोवाट 10 लाख रुपए का घर पे लगाता हूं तो मैं इसलिए लगाता हूं कि मेरे यहाँ सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सोलर चले जाए। यह हुकूमत का राइट है कि वो किस कीमत पे खरीदे, यह हुकूमत का राइट है कि आज दुनिया में 3 सेंट पे तो पूरी दुनिया में जो है वो सोलर के बड़े बड़े प्लांट लोग ऑफर कर रहे हैं। तो अगर यह हुकूमत ऑफर कर रही है 10 रुपए के अंदर कि अगर आपके पास कोई सरप्लस बिजली 10 बजे से लेके शाम 5 के बजाय आप भी आईपीपी बनना चाहते हैं और बिजली हुकूमत को बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल रैशनल पॉलिसी बनाएं। मेरे हिसाब से अब 27 रुपए का जमाना नहीं है कि आप 10 सेंट में उनसे बिजली खरीद लें। नहीं, जमाना ही ऐसा नहीं है। खरीदे, इसका बोझ भी पाकिस्तान की आवाम पे पड़ना है, ये बोझ भी पाकिस्तान, इसके लिए बिल्कुल बैलेंस पॉलिसी बनी चाहिए। डॉक्टर साहब क्विकली, तो ये 10 रुपए का रेट जो है या जो रेट दे, इट शुड बी अ बैलेंस रेट। जी डॉक्टर खाकान साहब। आई थिंक 27 को तो ट्वीक करने की जरूरत इसलिए है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर टू पुट अप सोलर बहुत नीचे आ गया है। नंबर 2, ये भी याद रखें कि ये जो इस वक्त ग्रॉस पे जा रहे हैं नेट मीटरिंग से, कराची पूरा ऑलरेडी ग्रॉस मीटरिंग पे है, सो बाकी मुल्क उस पे था। तीसरी बात ये भी याद रखें कि मेजॉरिटी ऑफ द सोलर इज ऑफ ग्रिड। 2,83,000 कस्टमर को छोड़ के बाकी जो पूरा मुल्क सोलर पे है वो तो नेट मीटरिंग पे है ही नहीं। नेट मीटरिंग किसके लिए है? जिसका 3 फेज बड़े घर का। सो यू लुक एट ऑल दीज थिंग्स, आई थिंक ट्वीक करना चाहिए था। इन द एंड मैं फिर कहता हूं कि जब तक आप ये सलाहियत नहीं पैदा करेंगे कि आप पॉलिसी साजी इतनी अच्छी करें, इतनी बासलाहियत करें कि आपको रिवर्स ना करना पड़े, आप मुल्क के जब तक फंडामेंटल इश्यूज को टैकल नहीं करेंगे तो 1 स्टेप फॉरवर्ड, हाफ अ स्टेप बैकवर्ड। Unfortunately, it's a pleasure. Dr. Gohar Ejaz, Dr. Khaqan Najeeb and Khurram Shahzad, pleasure. वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। Stay with us. गजा में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर चुकी है। साथ ही गजा में सहाफ़ियों में चुन चुन को कर निशाना बनाया जा रहा है। अब तक 2 दर्जन से ज़ायद सहाफ़ियों को शहीद किया जा चुका है। इस पूरे माह रमज़ान में नाज़रीन बेगुनाह ज़िंदगियाँ इजरायली बारूद का ईंधन बनती रही हैं। अपनी दुआओं में उनको ज़रूर याद रखिए।